नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने नक्सलिज़्म माओइज़्म का ज़िक्र करते हुए दिमागी नक्सल शब्द का भी इस्तेमाल किया कि दिमागी नक्सल वाले जो लोग हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने तो डेफ़िनेशन को एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन अलग-अलग तरीके से बीजेपी के जो मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने उसका डेफ़िनिशन समझाया। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि माओइज़्म को सपोर्ट करते हैं, जो धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, जो सेपरेटिस्ट का साथ देते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं, उनके लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। रविशंकर प्रसाद ने उसकी एक अलग डेफिनिशन दी। रविशंकर ने प्रसाद ने कहा कि जो एसी कमरों में बैठकर एक तरह से इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, चाहे टेलीविज़न पे, चाहे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर या फिर अलग-अलग कांग्रेस पार्टी के भी लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो एक तरह से दिमागी नक्सल हैं। देवदत्त पटनायक जो कि जाने-माने एक तरह से माइथोलॉजी राइटर हैं, उन्होंने इस दिमागी नक्सल शब्द को डिकोड किया। उन्होंने माइथोलॉजी से रेफरेंस देते हुए कहा कि किस तरह से यानी कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और किस तरह से पश्चिम बंगाल के एक खास इलाके में एक घास पाई जाती है, जिसको कि नक्सल शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था और किस तरह से उस घास में आग लगी और किस तरह से शिव के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने पहला कांवड़ यात्रा शुरुआत की और उस पहले कांवड़ यात्रा को उस मंदिर तक वो ले गए, जिसकी आज पूरी दुनिया में कांवड़ यात्रा भारत में मनाया जाता है। तो कहीं प्रधानमंत्री शिव की आलोचना तो नहीं कर रहे हैं, कार्तिकेय की आलोचना तो नहीं कर रहे हैं, श्रावण में जो कांवड़िए हैं उनकी आलोचना तो नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किन के लिए किया गया? खास करके आइडियोलॉजी के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, कॉकरोच पार्टी के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से राजस्थान में सरकार ने कैमरे ले जाने पर बैन कर दिया है, क्योंकि कॉकरोच पार्टी एक अभियान चला रही है कि स्कूलों की हालत जो भारत में है, उसको दिखा रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करते हैं इस दिमागी नक्सल शब्द को। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरथ जुड़ रही हैं और लखनऊ से जुड़ रहे हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी। लेकिन शीतल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो दिमागी नक्सल है, इसकी काफ़ी व्याख्या हो गई है और अलग-अलग लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने को दिमागी नक्सल करार दे रहे हैं। एसवाई कुरैशी ने ये कहा कि दिमागी नक्सल वाले वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो मीडिया में हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म राइटर हैं, कॉमेडियन हैं, वो सारे लोग हो सकते हैं दिमागी नक्सल। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने तो इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन उस डेफिनिशन को डिफाइन किए बिना उनका जो इशारा था वो सब लोग समझ गए कि वो किसके लिए इशारा कर रहे हैं। और जब सवाल ये है कि जब एक तरफ आप कहते हैं कि हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, हम लोगों की भावनाएं सुनने के लिए तैयार हैं, कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आप दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके उनको एक तरह से टारगेट करने की भी कोशिश करते हैं, तो दोनों अपनी डफली अपनी राग तो नहीं चलेगा ना। देखिए, इसके पहले अर्बन नक्सल नाम का एक शब्द कॉइन किया गया था। ऐसा तो था नहीं कि जो अर्बन थे वो उनमें दिमाग नहीं था, तो घूम फिर के आप ये कह सकते हैं कि उसी का एक दूसरा उन्होंने शब्द योग प्रयोग किया। ये भी हो सकता है कि वो अर्बन नक्सली कहना चाह रहे हो, उसको हिंदी में कहने के लिए उन्होंने ये दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल किया। इसके पहले वो एक खान मार्केट गैंग के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ और चीजें कह चुके हैं। ये सब चीजें कुछ एक तरह का इशारा करती हैं। शायद वो एक एलीट हिस्से को जो सेकुलरिज्म वगैरह में अपनी बात रखता है या डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में बात करता है, उस सब की आलोचना के मामले में वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या उन सभी लोगों के बारे में जो उनसे असहमत होते हैं और अपनी असहमति को मीडिया में या किताबों में या लेक्चर्स में या सोशल मीडिया में व्यक्त करने की जिनमें क्षमता है, उन सब आलोचकों को वो इन कैटेगरीज में रखना चाहते हैं। और उनके हिसाब से देश में जो भी लोग उनकी आलोचना में आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, उन सब लोगों को इन लोगों की एक तरह से इंटेलेक्चुअल लीडरशिप प्राप्त है। मतलब इसे बहुत क्रूड फॉर्म में समझा जाए तो शायद ऐसी कुछ उनकी मानसिक चीज रही होगी।
अब चूंकि हर मंत्री अपनी तरह से उसकी अलग व्याख्या कर रहा है और करेंगे ही, चूंकि उन्होंने कोई परिभाषा तो इसकी बताई नहीं, खुद उन्होंने सिर्फ एक शब्द युग्म कॉइन किया है, तो इससे कंफ्यूजन होता ही है। लेकिन इस बार एक दूसरी चीज हो रही जो पिछली बार नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा इसको एआई पे चेक भी किया था कि पिछली बार जब भी उन्होंने ये चीजें कही तो जिनको जिनको वो इशारा करते थे या जिनको टारगेट करते थे, यानी अपोजिशन को करते थे, और वो हर आदमी जो उनसे सवाल करता है, तो उस समय लोग डिफेंसिव थे। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार देखिए, चिदम्बरम साहब से लेके तमाम लोग जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं हूं भाई, दिमागी नक्सल मैं हूं। लोग इसको आपको एक्सेप्ट करके सामने आ गए। और मैंने ग्रोक से कहा कि जरा सा मुझे परसेंटेज में बताओ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के अपने उस पे उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उस पर, और जो उनके समर्थक राइट विंग की प्रोफाइल्स हैं, जिन्होंने, जैसे रिजिजू साहब हैं या अन्य हैं, जिन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, उस पर जो रिएक्शंस हैं उसमें क्या परसेंटेज है, रिएक्शन देने वालों में कितने लोग उनसे सहमत है और कितने लोग असहमत हैं, या सब नहीं गिन सकते, तो ट्रेंड बताइए आप। तो ग्रोक के अनुसार करीब 65 से 71% लोग जो है वो इस मामले में प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। इस बार उल्टा हो रहा है। ये इधर होने लगा है एक्चुअली, कि हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, पहले एक डर सा था प्रधानमंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री जी को उनके अकाउंट्स में जाके तो कोई क्रिटिसिज्म 1.5-2 साल पहले तक नहीं करता था। इधर 2024 के इलेक्शंस में जब से उनके पास 240 सीटें आई हैं, उनकी आलोचना शुरू हुई है उनके अपने ही प्लेटफॉर्म्स पे और उनके अपने ही अकाउंट्स वगैरह पे। लोग अब उनको कहने लगे हैं गलत को गलत, और ये परसेंटेज अब बहुत बढ़ गया है। इस समय हालत यह है कि ये परसेंटेज उनकी सहमति वाले परसेंटेज से दोगुने से भी ज्यादा है। ये एक खतरनाक संकेत उनके लिए है, और मेरा ख्याल है वो इससे विचलित है, और ये उस विचलन में ही एक रिएक्शन के तौर पर हमारे सामने आया है। और आने वाले दिनों में इस तरह की और चीजें भी आ सकती हैं। फिलहाल ये आया है जिसकी कोई ज्ञात परिभाषा तो नहीं है। अलग अलग तरह की इसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं। आपने भी अभी कुछ बहुत सारी अच्छे रेफरेंस बताए। ऐसे ही बहुत सारे लोग उस पर सटायर वगैरह भी लिख रहे हैं। तो लेकिन इस बार वही हो रहा है कि लोग इसको डिफेंसिव होके नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको वो सामने से इसका सामना कर रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि भाई हम हैं दिमागी नक्सल, बताइए आप क्या गलती कर दी है, क्या करना है, क्या करें और क्या ना करें। उनसे क्वेश्चन इस पर खड़ा कर रहे हैं। जी। आरती जी, राजस्थान की एक खबर आई कि राजस्थान में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं दिलावर जी, उन्होंने स्कूलों में कहा कि भाई कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा, कोई स्कूलों में फोटो नहीं खींचेगा। और वो इस तरह से शुरुआत हुई कि 14 अगस्त को अलवर के कुछ स्कूलों में सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और बच्चे लोग भी जो अल्फा जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, वो प्रोटेस्ट करने लगे कि स्कूलों में जो सुविधाएं भारत में है, वो सबको पता है, हम सबको पता है कि भारत के जो प्राथमिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत क्या है। उसके बाद मंत्री ने कहा कि भाई उसमें ये लोग नहीं शामिल होंगे, कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। तो एक तरह की व्यवस्था तो ये बनती है कि अगर स्कूलों की हालत इतनी खराब है और सबको पता ही है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ये बात कह रही हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उनकी जो डिग्री है, वो किसी लायक नहीं है, यानी कि उससे ना कोई नौकरी मिल सकती है और ना उससे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो अगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को जानता है और कह रहा है, और आप ही की सरकार में 12 साल में शिक्षा मंत्री भी अलग अलग बदले गए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप चाहते हैं कि दिमागी नक्सल वाले जो लोग हैं, जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में हैं, जिनके पास एक क्वेश्चन करने की एबिलिटी है या सरकार के व्यू पॉइंट से अलग वो सोचते हैं, तो उनको आप बैन कर दो। उससे तो बेहतर होता है स्कूलों की हालत सुधार लो, तो आपको लोग थोड़ी तारीफ भी कर लेते कि देखो इन्होंने उस प्रोटेस्ट से ये सबक लिया, इन्होंने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए पूरा नेशनल ड्राइव शुरू कर दिया है। तो उसके बरक्स आप ये कर रहे हैं कि उनको बैन कर दो। अगर सरकार ने ये सबक सीख लिया होता, तो या सरकार ने कुछ किया होता एजुकेशन सेक्टर में 12 साल में, तो हम इस हालत में नहीं होते जो हम आज हैं, जिसमें हम आज हैं। तो यही है, मतलब इस साल सरकार ने बहुत ही गौरव से कहा कि हमने एजुकेशन एलोकेशन बजट में बढ़ाया है।
और बढ़ाया है, पर बढ़ाया है और फिर उसके साथ किया क्या? मतलब अभी तक जब जब ये आंदोलन चला, हमको किसी ने नहीं, उनको मतलब सरकार की तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ। आज के दिन में सिर्फ सीजेपी नहीं, बच्चे खुद निकल रहे हैं। हमीरपुर में अभी हाल में बच्चे निकले थे कि हमको एक पक्का सड़क दो स्कूल तक, क्योंकि बारिश में ये सब कीचड़ हो जाता है, हम जा नहीं सकते स्कूल के अंदर। यहाँ लखनऊ में स्टूडेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए। बंगाल में वो एक सीजेपी के एक्टिविस्ट गए थे स्कूल में फोटो खींचने, तो उनके फादर की डेथ हो गई। अब वो कहते, पहले तो कहा कि हत्या हुई, अब पुलिस कह रहा है कि हत्या नहीं हुई, वो खुद ही मर गए, ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब मुझे लगता है कि सरकार जो, देखिए ये पहली बार है कि कोई इतनी बारीकी से देख रहा है कि स्कूल के हालत क्या है। मतलब हम सबको पता है, कितने सालों से पता है, सिर्फ 12 साल से नहीं, मतलब बहुत सालों उससे से पहले पता भी है यही कि हालत थी, स्कूल के, बिल्कुल। उससे पहले भी यही हालत थी, पर कभी ने इस पे गौर नहीं किया, बारीकी से नहीं देखा। और आज के दिन में ये सीजेपी जो है, ये टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, जिनको भी कोई शिकायत है स्कूल के बारे में, वो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके ये पिक्चर और जो भी कंप्लेंट है वो फिर हम नेशनली सर्कुलेट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है, ये इन लोगों को पता है टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, और ये सरकार को बहुत चुभ रहा है। क्योंकि पहले तो रैलीज में बात करते थे लोग, या कोई छोटे मोटे डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब आप टेक्नोलॉजी को सामने ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ये विषय को सामने ला रहे हैं देश के सामने, आप अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, तो फिर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या हालत है गांव में स्कूल्स का। और देखिए, नीति आयोग का एक स्टडी हुआ था 3-4 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में, मतलब मोदी सरकार के टाइम में, 94,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। 94,000, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। तो और क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि पैसे नहीं थे उनको सस्टेन करने के लिए, छात्र नहीं थे, क्योंकि छात्र देख रहे थे कि हमको प्राइवेट सरकारी स्कूल में कोई कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी तरह उनके पेरेंट्स जो है पैसा इकट्ठा करके उनको प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। और यही हो रहा है देश भर में, सब जगह लोग ज्यादातर अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में उनको कुछ शिक्षा नहीं मिलती है, या तो टीचर्स नहीं होते हैं, या बिजली नहीं है, या टॉयलेट्स नहीं है, पानी पीने को पानी तक नहीं मिलता है बहुत सारे स्कूलों में। तो ये जो सीजेपी कर रही है ना, ये इतनी बारीकी में जा रहा है, और इतनी मतलब सस्टेन्ड प्रेशर मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी ऑपोजिशन फोर्स ने नहीं लगाया है सरकार पे, कि ये बेसिक नीड है। कोई भी अगर विकसित भारत बनना चाहते हैं हम 47 तक, तो फिर अगर हम एजुकेशन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, स्कूल्स बेहतर नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, और उनको नौकरी के काबिल नहीं बनाएंगे, तो हम विकसित भारत कैसे बनेंगे? तो ये तो मतलब और आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये जो मतलब जो ग्रासरूट्स इशू है, जो बेसिक इशू है, इसको कोई उठा रहा है, और इस पे शोर मच रहा है, और ये एक टॉकिंग पॉइंट हो गया है। अभी तक तो 12 साल में हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने तो कास्ट पे बात किया है, बेहतर डबल ए सरकार के बारे में बात किया, पर कभी ये शिक्षा जो बेसिक चीज है, कभी शिक्षा पे बात नहीं किया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक फोर्स है जो इस मामले को उठा रही है इतने जोरों से। बिल्कुल। पंकज जी, जब स्थिति ये है कि देश की वित्त मंत्री ही इस बात को एडमिट कर रही है कि हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हमारी यूनिवर्सिटी में कूड़ा पढ़ाया जा रहा है, और हम बच्चों का कोई कल्याण नहीं कर रहे हैं, उनको जो डिग्री मिल रही है उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ स्थिति है कि आप
एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने के लिए और बनवाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई गई और किसी भी कम से कम शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये माना गया कि जो एक खास तरह की आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको कैसे कितना ज़्यादा एकोमोडेट करते हैं। जो ज़्यादा एकोमोडेट करेगा उसका सबसे अच्छा सीवी होगा और वो कंटिन्यू करेगा। स्मृति ईरानी को वहाँ से बार-बार कई मंत्रालय 10 साल में 3-4 मंत्रालय उनको बदलने पड़े। उनके शायद सीवी में ये कमजोरी रही होगी। तो सवाल ये है कि आप हेल्थ केयर, शिक्षा, इन जो बेसिक मुद्दे हैं जो भारत के, उसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे और सरकार ये जानती है, सरकार को ऐसा नहीं है कि ये सब पता नहीं है, सरकार को सब कुछ पता है कि देश की क्या स्थिति है, विद्यालयों की क्या स्थिति है, स्कूल की स्थिति है, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पर कैसे लोग एक हाथ में आप एम्स के नीचे चले जाएं, वहाँ पे एक हाथ में कोई पानी की बोतल पकड़े हुए है, दूसरे आदमी उसको किस तरह से रात रात भर जग के बंदोबस्त करता है कि उसको कहीं से सिरिंज मिल जाए, दवा मिल जाए, जो स्थिति है। लेकिन हमारी हेल्थ केयर व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं थी। प्रधानमंत्री बार-बार उनको आंदोलन से डर लगता है। आपको लगता है कि सरकार कुछ कोर्स करेक्शन के मूड में दिख रही है, जिस तरह से अमित मालवीय को हटाया गया, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, कहा जा रहा है कैबिनेट में भी कई बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ कोर्स करेक्शन हो रहा है या सिर्फ ये सब ऑप्टिक्स चल रहा है? अच्छे सोच काम कर रही है, उसके चलते बुनियादी चीजों में कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कितना बुरा हाल है, उसको पूरी तरह निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया है। अब एक सूची अगर बनाई जाए कि ये निजी अस्पताल किन लोगों के हैं, किन पूंजीपतियों के हैं, किन कारोबारियों के हैं, किन उद्योगपतियों के हैं, तो सारा मसला साफ हो जाएगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है। वो सारी शिक्षा व्यवस्था, सारी शिक्षण संस्थाएं किन लोगों के हाथ में है, तो सारी चीज सामने आ जाएगी। सरकारी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की घुसपैठ एक मसला है, वो एक महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़ा मसला ये है कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। और वो पूंजीपति कौन है, वो किसके समर्थक हैं? भ्रष्टाचार। सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए होता है क्या ये बात प्रधानमंत्री जी को नहीं पता? प्रधानमंत्री जी भेस बदल के किसी दिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या किसी नगर निगम के कार्यालय में चले जाएं और अपनी कोई संपत्ति फ्री होल्ड करा के दिखा दें या अपना कोई काम बिना पैसे दिए करा के दिखा दें। तो जब ये एक सड़ी गली व्यवस्था चल रही है और 12 वर्ष से इसमें कोई सुधार करने की नीयत ही नहीं है, पूरा जो ध्यान है वो अलग तरह के विमर्श गढ़ने पे है। हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दकोश में जितने नकारात्मक शब्द हैं, जितनी अशुभ परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं इन 12 सालों में, उनके पहले 67 साल में हुए किसी भी प्रधानमंत्री ने ये अपकर्म नहीं किया। लाल किले की प्राचीर से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी अपने 13 भाषणों में अपने देश की पुरानी विरासत को कोसने, अपने देशवासियों के एक बड़े तबके को धिक्कारने, अपनी युवा पीढ़ी की भर्त्सना करने, अपने लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों को लानत भेजने का पराक्रम दिखाते रहे। ऐसा पहले तो किसी ने नहीं किया है। अब जैसे ये एक शब्द जो गढ़ा जिस पर इतना हंगामा हुआ है, दिमागी नक्सल। आप एक बात बताइए, क्या कोई स्वस्थ मन मस्तिष्क इस तरह के शब्द की रचना कर सकता है? इस तरह का शब्द गढ़ सकता है? लेकिन नहीं, बस तो दिन रात यही करना है। नाम बदल दीजिए, योजनाओं का नाम बदल के बीजी जी राम जी कर दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए, किसी का कुछ कर दीजिए। तो ये किसी भी देश की बदनसीबी है। ये हमारे लिए कोई फख्र की बात नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस जैसा जो एक पवित्र अवसर होता है, उसमें भी जो अपने विचार हैं उनका इजहार करने के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों की रचना करते हैं। तो ये जो असल में है, ये चीज समझने की है। अब जिस तरह का असंतोष है व्यवस्था के खिलाफ, जो सड़ी हुई व्यवस्था है, सड़ी गली व्यवस्था है, पहले भी थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, लेकिन उसकी सड़न बढ़ती जा रही है। ये तो अच्छे दिन लाने का वादा करके आए थे। इन 12 साल में उस सड़ी गली व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? तो अगर इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो उस अन्याय से बिना बंदूक उठाए, बिना सड़क पे हिंसा किए, कानून का रास्ता छोड़े बिना बोल के या लिख के या सवाल करके अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको ये
दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इससे दरअसल जो है नुकसान ही होगा। लेकिन समर्थ हैं, हुकूमत में है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, क्या कर सकते हैं। शशिकांत जी, एक तरफ तो किरण रिजिजू ने आज भी जो इंटरव्यू दिया, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सीजेपी है और जो पार्टी है उसके पीछे कौन लोग हैं, आपका उदाहरण उन्होंने दिया कि आपके लोग हैं उसके पीछे। तो एक तरफ तो ये कोशिश चल रही है कि आंदोलन के दौरान हालांकि सरकार थोड़ी सी शांत भाषा में बात कर रही थी, लेकिन अब सरकार को लगता है कि नहीं, अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है उसको ब्रांड किया जाए, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए और उसके समानांतर यूथ का जो प्रोटेस्ट है या उनके जो इशू हैं उसको भी एड्रेस किया जाए। इसके लिए कमिटी बना दी गई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कुछ बातें कही है कि कल वो उस पे एक कमिटी बनाएगा, किस तरह से मॉनिटर हो दिल्ली का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उसकी जांच हो। ये सब अलग अलग कार्रवाई चल रही है, तो दोनों लेवल पे चल रही है। एक तरफ तो आंदोलन को डिस्क्रेडिट करो, उसके जो लोग हैं उसको डिस्क्रेडिट करो, ये दिखाओ कि ये एक्चुअल जो यूथ है उसके प्रॉब्लम को तो हम एड्रेस कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल मोटिव वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल वाले लोग हैं। आप कैसे दोनों में सामंजस्य देखते हैं, या सरकार, आपको लगता है कि सरकार जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको ही इस्तेमाल कर रही है? जी शंकर जी, जिस तरीके से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ और सरकार की प्रारंभ से ही जो हैंडलिंग रही है उस इशू की, जो मुद्दे उन्होंने उठाए और अभी तक, एक तो था कि जिस तरीके से उसमें निश्चित रूप से जो कुछ पढ़े लिखे युवा हैं, जो जिन्होंने बहुत सारे जो उसमें यूथ है जो लीड कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन आप देखेंगे तो यूरोप की और अमेरिका की बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से वो पढ़े लिखे हैं, वो वेल एजुकेटेड है, लॉजिकली सोचते हैं। और उसको जिस तरीके से सरकार ने हैंडल किया है, तो कुछ तो उन युवाओं ने जिस तरीके से जो यूथ का जो डिस्कंटेंट था उसको मोबिलाइज किया, उसकी भूमिका है। और कुछ सरकार की जो हैंडलिंग है, जिस तरीके से वो एक के बाद दूसरी जो गलतियां वो करती रही है, उससे भी यह मूवमेंट जो है मोमेंटम पकड़ता रहा। चाहे वो प्रोटेस्ट हो, मंत्री का इस्तीफा हो, या अब आगे की भी जो बात है, जैसे उदाहरण के लिए इस्तीफा उसी कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि दो लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था कि अच्छा ऐसे इस्तीफे भी हो सकते हैं, तो सरकार ने दोनों इस्तीफे लिए हैं। हाँ, तो सरकार ने ये इस्तीफे लिए हैं, लेकिन वो एक जो कोर्स करेक्शन होता है, क्योंकि एक तरीके से आपने एक तरफ मंत्री का इस्तीफा लिया, दूसरी तरफ आप अगर मैग्नानिमिटी दिखाते और इस बात को एडमिट करते कि हाँ हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और उस पर हम काम करेंगे। आपने एक तरफ जो है वो बिल पास कर दिया आपने, और बहुत सारी आपने बातें कही, कोर्ट ने भी स्टूडेंट्स के फेवर में बातें कही, लेकिन दूसरी तरफ आप एक के बाद, जैसे ये स्टेटमेंट का भी आना प्रधानमंत्री जी का, वो स्टेटमेंट भी उसी कड़ी में है, या अपोजिशन पार्टीज को ब्लेम करना। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता विपक्ष में होती तो वो भी स्वाभाविक रूप से कि अगर कोई मुद्दा होगा तो उस मुद्दे को कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, तो लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो इस इश्यूज को हैंडल कर रही है, और जिस तरह से जैसा आरती जी ने बताया कि जो इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और उस पर वर्क करना, चूंकि ये जो युवा है, ये जो यूथ है, अभी इनकी एक मीटिंग भी हुई थी अभिजीत दिप्के के घर पर, जिस तरीके से वो चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ग्राउंड पर उनकी टीम काम कर रही है और उसको लेकर के आ रहे हैं। तो अब ये बातें एक सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है। विपक्ष निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्ष की अपनी इशू है, उसमें यूनिटी नहीं है और एक तरह से वो डिस्क्रेडिटेड भी हुआ है टू एन एक्सटेंट। लेकिन जिस तरीके से वो इश्यूज को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उनको एक समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में अगर सरकार इसको ढंग से हैंडल करने की बजाय अगर उन पर दोषारोपण करे या इस तरह की बातें कुछ करे, तो इन द लॉन्ग रन जो मोमेंटम है, जो एक डिस्कंटेंट है, वो स्वाभाविक है कि वो सिमरिंग पॉइंट से वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ सकता है आगे 2-3 वर्षों में, ऐसा मुझे लगता है। शीतल जी, वैसे तो हम शुरुआत से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से आंदोलन शब्द से थोड़ी सी चिढ़ है। उनको लगता है कि ये आंदोलन जो है, आंदोलन जीवी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट में, जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए, तो आंदोलन से उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन है। लेकिन अगर आप देखें कि दूसरी एनडीए सरकार, अगर वाजपेयी सरकार की तुलना करें,
तो कई ऐसे मौके आए जिसमें कि जब उड़ीसा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ईसाइयों के ऊपर हमले किए और उसमें कुछ जानें भी गई, तो वाजपेयी ने उसको एक काला दिन बताया। और अलग-अलग आप मौकों पर देखें, तो वाजपेयी के काम करने के तरीके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने में बुनियादी फ़र्क होते हुए भी, आपको लगता है कि आपको कोई ये डायरेक्शन दिखता है कि आने वाले दिनों में कोई कोर्स करेक्शन बीजेपी, क्योंकि एक स्थिति ये भी आ जाती है कि कल तक आपके लिए अमित मालवीय बहुत उपयोगी थे। आपका एक पूरा जिसको कहते हैं इकोसिस्टम बनाया। लेकिन जब स्थितियाँ बदल जाती है, तो वो आदमी उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी को दूसरे ग्रामर की ज़रूरत है। उसको थोड़ा-सा कंसिडरेट दिखना है, बीजेपी को ये दिखना है कि हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं। ये अलग बात है कि बेसिक ग्रामर नहीं बदलेगा, लेकिन ऑप्टिक्स में ये दिखाना है। आपको लगता है कि कुछ बीजेपी की तरफ से कोर्स करेक्शन अलग-अलग लेवल पे हो रहा है? देखिए, जो लोग आए हैं, जैसे वो प्रीति गांधी हैं या अन्य हैं, इन सबको हमने देखा है कि फेक न्यूज़ या ट्रोलिंग करने में या गाली-गलौज करने में, दूसरे बहुत सारे सांप्रदायिक मामलों में लगभग उससे ज़्यादा कट्टर मैंने इनको पाया है। ये तो जो महात्मा गांधी की हत्या जिन्होंने की थी, प्रीति गांधी उनका समर्थन करती हुई उनकी मतलब दर्जनों ट्वीट्स हैं। तो ये हमें सोचना है, शायद गलतफहमी होगी और बाद में ये साबित भी होगी कि ये कोई उस तरह का कोर्स करेक्शन करने जा रहे हैं जैसा हम नॉर्मली समझते हैं। इनका कोर्स करेक्शन ये होगा कि जो लोग वहां थे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, वो इस ऑनस्लॉट का जो आया ये बच्चों की ओर से एक बहुत बड़े हिस्से में सोशल मीडिया के, उसका मुकाबला करने में फेल रहे। इसलिए ये और लोगों को और पैराट्रूपर्स ला रहे हैं, एक्चुअली रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी उसको। अब वो आईटी सेल जो छोटा था उसको बड़ा बनाया, उसमें बहुत सारी लीडरशिप लाए हैं बहुत सारे लोगों को उसमें एंगेज करके उसको काउंटर करना चाहते हैं। इंस्टा वगैरह पर अभी खबर आई है कि और सारे सोशल मीडिया पर कि हर मिनट एक अकाउंट कम से कम ब्लॉक किया जा रहा है। मैंने खुद ही देखा है, ऐसे बहुत सारे सटायर वगैरह थे जो इस मामले पर आए, ये जो दिमागी नक्सल है उनको सबको तुरंत ही हटा दिया गया। वहां ऐसे कार्टून जिसमें प्रधानमंत्री जी का जिक्र वगैरह हो, वो सब तुरंत किया गया। आपको याद ही होगा कि जब सदन चल रहा था तो जुकरबर्ग से माफी मंगवाने की भी एक कोशिश हुई थी, और एक कहते हैं कि उनके अधिकारियों ने आके उनकी ओर से माफी मांगी भी थी। तो ये इनका कोर्स करेक्शन आप एक दूसरी तरह का कोर्स करेक्शन पाएंगे। एक्चुअली वो रीइंफोर्स कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को, जिससे इनके खिलाफ जो एक कैंपेन चलाने की मशीन अपोजिशन के हिस्से में पैदा हो गई है, अपोजिशन पार्टियों के नहीं मैं कहूंगा, समाज में जो अपोजिशन उनका है इस समय के एस्टेब्लिशमेंट का, उसमें जो पैदा हो गई है, उसको कैसे ये काउंटर करें या उसको कैसे रोक उस पे लगा सके या उसको कैसे कमजोर करें। जैसे वो अभी वो ये जो ये दिमागी नक्सल वाला एक पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने भी बना दी है, किसी ने अकाउंट बना दिया ऐसा। उस अकाउंट पे बहुत तेजी से लोग आए, उसमें भी 2-3 लाख या 4 लाख कितने लोग सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उस अकाउंट को भी चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे 20 अकाउंट बन गए हैं और उसमें कंफ्यूजन हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हो गई। ये सब कुछ नई आप लड़ाई की चीजें देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं सकम कर जाएंगे, ये मत सोचिए। और इस बीच जब आप ये सब बातें कर रहे थे, वो दूसरे काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था वो सदन नहीं आ रहे थे तो दूसरे काम नहीं हो रहे थे। वो डीएमके और शरद पवार जी को के 22 और 6 28 सांसदों को लाके 2/3 बहुमत अपना जुटाने में लगे हुए थे। वो तो बात लगभग डीएमके ने तो लगभग एक समय हथियार डाल दिए थे, वहां से नाम आ गए थे कि वही मिस्टर राजा और कनिमोई ही उनकी ओर से मंत्री बनेंगे। फिर वो तो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में जो इस समय टीवी के है, उसने 2 बार, एक बार उसने सांसदों की बैठक बुलाई सारे तमिलनाडु के, उसको तो डीएमके ने बायकॉट भी कर दिया था और स्टेटमेंट्स ऐसे दे दिए थे। लेकिन फिर उन्होंने सदन बुला लिया और विधानसभा में प्रस्ताव रख दिया, तो और सारे अखबारों में विज्ञापन वगैरह दे दिए तमिलनाडु में। तो वो उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि मजबूरन फिर डीएमके को भी वोट करना पड़ा हाउस में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इन फेवर ऑफ मतलब सबका एक यूनानिमस जो एक प्रस्ताव आया है तो वो मामला भी थोड़ा पीछे गया है।
तो ऐसा मत सोचिए कि वो अभी वहां वो अपने काम कर रहे हैं और इसमें वो रीइंफोर्सिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा बैकफुट पे वो गए हैं। लेकिन इसका मतलब हम ये सोचें कि वो हम जैसा समझते हैं वैसा कोई कोर्स करेक्शन करने वाले हैं, वो किसी से उस तरह से सभ्य बातें करेंगे, या उनके लोग ट्रोलिंग नहीं करेंगे, या इंटिमिडेट नहीं करेंगे, या उनकी पुलिस लोगों के ऊपर हमले नहीं करेगी। अभी देखिए कोर्ट का एक ऑर्डर लेके रवि नायर के यहाँ छापे पड़े हैं, और उसके यहाँ कोई और जर्नलिस्ट शायद महिला थी या कौन थे, उनके भी फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह छीन लिए गए। गुजरात से पुलिस आई थी। तो वो सारे काम जो होते रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि उनमें और तेजी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। पंकज जी, आपको लगता है कि जो बीजेपी के काम करने का तरीका है कि दो काम प्रधानमंत्री मोदी का जो एक स्टाइल रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को कम करना है तो घर के पहले तो सारे बर्तन बदल दो, उससे आपकी एक गवर्नेंस की एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाती है। पार्टी में जो एक ऑर्गेनाइजेशनल फटीग है, जो पुराने चेहरे हैं उनमें से चेहरों को बदल दो। गुजरात में उन्होंने किया, उन्होंने गुजरात के बोर्ड में तो उन्होंने सारे बोर्ड के कैंडिडेट थे, जो सदस्य थे, उनको ही बदल दिया था। फिर कैबिनेट में उन्होंने बदला, भूपेंद्र पटेल की पूरी सरकार बदल दी थी। तो ये एक तरीका है जो कि गवर्नेंस में और पार्टी में इस समय हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इन सब से बात बनेगी? जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल इश्यू है, उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या भारत एक स्थिति में पहुंच रहा है धीरे धीरे कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार की है वो लगातार बढ़ रही है और लोग गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर लोग अपने सवालों का जवाब चाहते हैं? देखिए, सरकार में या संगठन में इस तरह के फेरबदल का असर उन स्ट्रक्चर्स में पड़ता है जहां इंडिविजुअल्स की ओपिनियन कोई मायने रखती है। यानी अगर आज एक वित्त मंत्री है तो हो सकता है उसकी नीति इस तरह की होगी, और दूसरा वित्त मंत्री बनेगा तो हो सकता है उसकी नीति कुछ और तरह की हो। इसी तरह दूसरे मंत्रालयों में, और इसी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर ये जनरल सेक्रेटरी है तो शायद इस तरह काम करेगा, वो जनरल सेक्रेटरी है तो इस तरह काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर इस तरह व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है। उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है, उसी सोच और मानसिकता के हिसाब से उनका हर व्यक्ति काम करता है। यानी वो बाकी सब एक पुतले की तरह, एक रोबोट की तरह उसी दिशा में काम करते हैं, और इस बात को देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। तो इसलिए सरकार में आप कुछ भी रद्दो बदल करिए, आज सीतारमन को हटाकर किसी और को वित्त मंत्री बना दीजिए, जयशंकर को हटाकर किसी और को विदेश मंत्री बना दीजिए, आज आप स्मृति ईरानी को महामंत्री बना दीजिए या आप मालवीय को हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक सोच है, एक मानसिकता है, और उसी के आधार पर सारी चीजें आकार लेती हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन में। किसी और का उसमें अपना दिमाग लगाने का, अपनी ओपिनियन का, अपने व्यूज का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये किसी को भी ले आए, किसी को भी हटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जैसा शीतल सिंह जी ने कहा कि हो सकता है कि इन सब मामलों में और तेजी आए, ये आक्रामकता और बढ़े। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स करेक्शन है शायद इसलिए हुआ है कि नरेंद्र भाई मोदी को लग रहा है, अमित भाई शाह को लग रहा है कि कई लोग शायद उतनी त्वरा से, उतनी फोर्स से अपना काम नहीं कर रहे थे जितनी तरह से करना चाहिए था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना अलग दबाव है इस वक्त नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। मोहन भागवत जी अभी जा रहे हैं कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। देखिए अब वहां से भी किस किस तरह के उनके बयान आएंगे और उससे किस किस तरह के संकेत मिलेंगे। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब चीजों का एक तरह से समाधान करने के लिए एक ऐसी फौज को लाने की कोशिश हो रही है जो और भी, अगर कोई दिशा में अगर थोड़ी शिथिलता आई है तो उस दिशा में और भी मजबूती से काम करे। तो मुझे नहीं लगता है कि बुनियादी सोच और मानसिकता में कोई फर्क पड़ने वाला है। आरती जी, एक अंतिम टिप्पणी की आपको, जो पंकज जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री अपनी एंटी इनकम्बेंसी कम कर रहे हैं, ये सब जो बर्तन बदले जा रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार का गुस्सा या सरकार के प्रति गुस्सा, क्योंकि अल्टीमेटली तो पावर सेंटर सरकार में दो ही हैं और
उसमें भी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं सरकार को, तो उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ है। ये एंटी इनकम्बेंसी कम करना चाह रहे हैं 2029 में के चुनाव में जाने से पहले। देखिए, अगर प्रधानमंत्री अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करना चाह रहे हैं तो फिर उनको अपने भेदभाव में, अपने काम करने के तरीका में, अपने स्कीम्स में बदलाव लाने चाहिए। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को इससे इस्तीफा ले लिया आपने, उसके बाद एक और लीक हो गया एनटीए का, वो जो एनईटी यूजीसी एनईटी पेपर लीक हो गया, मतलब उनको कैंसिल करने पड़े क्योंकि वो 3 पेपर में इतनी गड़बड़ थी कि वो बिल्कुल फेल हो गए। तो क्या किया उन्होंने? वो एनटीए के चेयरपर्सन को कोई पनिशमेंट दिया, चेंज किया, उनके खिलाफ कोई केस फाइल किया, उनसे जवाब मांगा? नहीं, वो अभी भी वहां जुटे हुए हैं जहां थे पहले। तो इसका मतलब है कि जो भी आंदोलन चला, आपने धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बच्चों ने आवाज उठाई थी तो आपने उनको हटा दिया और वो बहुत इजीली एक्सपेंडेबल थे। पर जो जोशी बैठे हुए हैं एनटीए के चेयरपर्सन या जो हेड है एनटीए के, उसको आप क्यों नहीं छू रहे हैं? नहीं, लेकिन कल की तारीख में अगर जोशी को भी हटा दें या और आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट को हटा दिए जाएंगे तो प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भाई पावर में बने रहने के लिए नहीं है ना। नहीं, लेकिन कल की तारीख में अगर हो जाए तो आपको लगता है कि स्थितियां बदलेगी या प्रधानमंत्री ये सब करेंगे, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाना है। बाकी जोशी और ये सब तो इररिलेवेंट है। अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? ये जो पेपर की गड़बड़ी की खबर निकली थी उसको तो 3-4 दिन हो गए हैं। वहां झारखंड में एबीवीपी मांग रहा है कि वो उन लोगों को पनिश किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ दिल्ली में नहीं कर रहे हैं ना। और उल्टा वो दिमागी नक्सल, मतलब वो जो उन्होंने ये फ्रेज यूज किया है लाल किले से, मतलब ये तो दिखाता है हमको, ये साबित करता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बदली नहीं है। और ये जो आंदोलन से आप बोल रहे थे ना कि उनको चिढ़ है, ये भूल गए हैं कि उनकी खुद की जो राइज हुई है, जो आज के दिन वो प्रधानमंत्री बने, वो आंदोलन से ही हुआ था। उन्होंने अपनी पीएमओ की साइट पे लिखा हुआ है कि गुजरात नवनिर्माण आंदोलन से मेरी पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत हुई है। बिल्कुल। और फिर वो जो राम मंदिर का रथ यात्रा अडवाणी जी ने चलाया, उससे फाउंडेशन ले किया। और फिर जो आम आदमी पार्टी का वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, जो करप्शन के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ मूवमेंट चला, उसके बाद ही तो नरेंद्र मोदी आए सेंटर स्टेज पे। तो वो तो मतलब आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। तो आज के दिन में वो उठ के आंदोलन को क्रिटिसाइज करें, वो बोले कि मुझे आंदोलन से चिढ़ है, ये आंदोलन जीवी मुझे अच्छे नहीं लगता है, ये तो बहुत मतलब मुझे जचता नहीं है ये। और जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए उनको बहुत बहुत अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि उनका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो बदल सकते हैं। जब वो आए थे 2014 में, तो उस टाइम हम मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाया था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, वो कुछ बात नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, वो सोनिया गांधी सरकार चला रही थी। तो इसलिए लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की खोज थी। आज के दिन में लोग स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर को नहीं खोज रहे, लोग एक सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो उनकी दुख की बात समझता है, जो उनकी दिल की बात सुनने को तैयार है, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो मतलब इसका मतलब है कि मोदी जी को अपना पूरा नेचर बदलना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि वो होंगे। बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शीतल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और शशिकांत पांडे जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को री-इन्वेंट करते हैं या नहीं करते, या अपनी इसी इमेज, जो उनकी एक मस्कुलर इमेज है, उसके साथ में 2029 के लोकसभा चुनाव में जाते हैं। लोकतंत्र में असहमति की एक जगह होती है, उसका एक बड़ा स्थान होता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, दिमागी नक्सल, उसकी जो डेफिनिशन बीजेपी और सरकार के मंत्री दे रहे हैं, उनका इशारा किधर है, वो सब समझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए।
तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली न्यूज़ के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.